हेलो एवरीवन, थोड़ा सा जोश तो दिखाओ यार। हेलो एवरीवन। हाँ ठीक है, तो पहले थोड़ा पकाऊ तरीके से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से और फिर मैं कुछ लोगों से उसका आंसर पूछूंगा। ठीक है, एक बार क्या होता है कि दो बच्चे होते हैं, ठीक है, उन्होंने पूरा 11th वेस्ट कर दिया होता है कि उनको कुछ आइडिया नहीं IIT क्या है या फिर AIPMT क्या है, उसको कोई नॉलेज नहीं होती कंपटीशन की। वो दोनों बच्चे 12th में होते हैं तो सोचते हैं यार कुछ किया नहीं, फिर उनको थोड़ा आइडिया लगता है कि यार IIT करके भी कुछ होता है या PMT करके या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको ये आइडिया लगता है कि बोर्ड के अलावा भी कुछ है दुनिया में। तो वो ऐसे ही निकल पड़ते हैं कि चलो भाई कहीं कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं। तो पहुँचते पहुँचते एक कोचिंग सेंटर के पास पहुँच जाते हैं। अंदर जाके देखते हैं तो क्लास खाली पूरी, कोई है ही नहीं। एक वहाँ अध्यापक जी बैठे होते हैं, तो जाते ही बोलते हैं कि सर हमें तो पढ़ना है और आपको कुछ नहीं आता, हम साफ़ हैं एकदम पीछे से, तो आपको ही पढ़ाना है और हमें IIT निकालनी है। आता कुछ नहीं लेकिन IIT निकालनी है। तो फिर सर बोलते हैं कि भाई, बच्चों को बोलते हैं कि ठीक है मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगा, तुम ट्रायल क्लासेस लेने आ सकते हो। अब उन बच्चों को क्या लगता है सर की बातों से, सर से जो क्वेश्चन पूछे थे ना उन बच्चों ने, उनको लगता है कि यार सर काफ़ी हार्ड वर्किंग लग रहे हैं, काफ़ी मोटिवेटेड टीचर, उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा ना हो चाहे वो मोटिवेटेड लग रहे हैं। उन बच्चों को ऐसा इंट्यूशन आया उनको देख के। फिर उन्होंने सोचा कि यार ट्रायल क्लासेस कर लेते हैं। तो पहले दिन ट्रायल क्लास लेने के लिए चले गए दोनों बच्चे। तो सर ने जैसा पढ़ाया उसके बाद उन दोनों को लगा यार ये तो क्या पढ़ा रहा है, ये तो कुछ पता ही नहीं है हमें, हम तो 12th में हो गए हैं, 0 लेवल, हम अपने आप को बहुत होशियार समझते थे। अब उन बच्चों को थोड़ी शिक्षा लगी। अब उन सर की क्लास में सिर्फ वो 2 बच्चे पढ़ रहे थे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप उन 2 बच्चों में होते और आपको ये लगता कि वो टीचर काफ़ी हार्ड वर्किंग है, काफ़ी मोटिवेटेड है, किस हद तक भी जा सकता है स्टूडेंट के लिए, तो आप आज के टाइम में सिर्फ 2 बच्चे उस टीचर के पास पढ़ते या नहीं पढ़ते? कोई भी, सिर्फ 2 बच्चे होते, वो कोई नहीं है, सेंटर खाली पड़ा है, पता नहीं कहाँ से IIT से का भी कोई आइडिया नहीं। तुम हाँ या ना? नहीं, ओके। नहीं वाले कितने हैं कि नहीं भाई हमें आइडिया ही नहीं बिल्कुल? अरे खुल के उठाओ, ऐसे कोई को शर्मा नहीं हुआ। हाँ थोड़ा और, थोड़ी और सच्चाई बाहर निकालो। बाकी सभी पक्का पढ़ते हैं, आधे तो झूठ बोल रहे हैं इसमें तो पता। ठीक है, बट वो 2 बच्चे पढ़े। उन बच्चों के पढ़ने का एक ही रीज़न था, ट्रस्ट। ये सबसे पहली चीज़ है। 2 बच्चों में एक मैं था, एक मेरा फ्रेंड राकेश था और वो सर थे DK गोयल सर। उन पे जब हम मिले ना तभी उन पे ट्रस्ट शो करना चालू कर दिया था कि यही हमें कहीं ले जा सकते हैं, हमें 0 आइडिया। तो मेरे लिए ना आज भी मैं उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करता हूँ। मतलब आज भी उनसे फ़ोन करके पूछता हूँ सर ये स्टेप ले रहा हूँ, लूँ या ना लूँ। आज भी उनके काफ़ी टच में हूँ, आपको भी जैसे पता लग रहा होगा कितना फ्रैंक हो चुके हैं अभी हम। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टीचर में ट्रस्ट। अब लोगों ने हमें क्या कहा कि यार तुम 2 लोग पढ़ रहे हो, ऑब्वियस सी बात है यार, पूरी दुनिया ही कहेगी कि यार 2 लोग पढ़ रहे हो, टीचर कहाँ से है, कुछ आइडिया नहीं है, क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो, क्यों जा रहे हो उसके पास, क्या पता छोड़ के भाग जाए, क्या पता पढ़ाना अच्छा ना आता हो, एक दिन तुम्हें अच्छा लग गया तो क्या हुआ। लेकिन हमने नहीं छोड़ा। पूरे लोगों ने कहा, हर एक हमारे फ्रेंड ने कहा कि मत पढ़ो, कोई नहीं पढ़ा हमारे साथ, सिर्फ हम 2 आए थे सेंटर में। पहले बच्चे हम 2 ही थे सर के पास। सर ने 2 बच्चों को लेकर वही अंदाज से पढ़ाया जैसे 40 बच्चों को पढ़ा रहे हो। उनको फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ से कि मेरे पास 2 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं। उनको भीड़ से मतलब नहीं था, उनको था कि मेरे को पढ़ाना है और बच्चों को आगे लेके जाना है। ये मेरे पास सीखना है तो मैं सिखा के ही छोड़ूंगा, ये हम था। तो मेरी नज़र में तो ये है DK गोयल सर। आप भी इनसे पढ़ चुके हो, आपका क्या नज़रिया है वो आपको भी पता है। आपको भी बाहर कहते होंगे, सीधा सा बात है, हर कोई कहता है कि यार वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है। हर जगह नेगेटिविटी काट वगैरह चलती रहती है, बैक बीचिंग हर जगह होती है। बट आप कितना ट्रस्ट करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे लिए तो फर्स्ट चीज़ ट्रस्ट है और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल DK गोयल सर का है। तो अगर आप भी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं तो एक बार सर के लिए क्लैप कर दीजिए।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लर्निंग। ये नहीं कि आपने फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, मैथ पढ़ा है, वो लर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ। लर्निंग आपने सीखा है पढ़ना कि पढ़ते कैसे हैं। मेरे पास इतना काम करना हो तो टाइम कैसे मैनेज करूँगा। जब आप 10th तक थे आपके पास प्रेशर था कि इतना पढ़ना है, इतना टाइम में करना है, ये टेस्ट आ रहा है, वो टेस्ट आ रहा है। अभी कर रहे हो तो सीख रहे हो ना। हार्ड वर्क करना कि भाई ये तो DPP मिल गई मेरे को, कल ही निपटा के देके आनी सर को, कल टेस्ट है, पढ़ना है। रिवीजन करना, अपने एम की तरफ बढ़ना, ये 3 चीज़ें सीखी आपने। अगर जस्ट इन केस आप जाते हो किसी ऐसे कॉलेज में जहाँ पे आपका नहीं हुआ, भाई मैंने बहुत मेहनत की, नहीं हुआ, आपको कोई कॉलेज तो जाओगे, आपका सपना इंजीनियर बनना है तो आप जाओगे। अगर वहाँ पे जाते हो ना तो आप बाकी अगर 150 का बैच है तो उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे खड़े होंगे। आपको हर एक चीज़ पता रहेगी कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, इसका एडवांटेज क्या है, आप इतने ओपन हो चुके होंगे उस टाइम तक। सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा यही होता है कि आप सिर्फ IIT JEE नहीं, अपने पर्सनल लेवल पे भी ग्रो करते हो, आपको चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरा फ्रेंड आके जो मेरे साथ आया था, मेरे से ज़्यादा मेहनत की थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने फरीदाबाद के कोई कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब क्या हुआ, 150 आउट ऑफ 150 स्टूडेंट उसके बैच में वो टॉप 5 में स्टैंड करता है, टॉप 5, और एकदम इंडिपेंडेंट पर्सन बन चुका है। 1 भी रुपया अपने घर से नहीं लेता है। मैं नहीं कहता कि मत लेना कॉलेज में जाके, मैं भी लेता हूँ, बट वो एकदम इंडिपेंडेंट है। ट्यूशन पढ़ाता है बच्चों को, 9, 10, 11, 12 सबको। महीने का अपना 6-7 हज़ार पॉकेट मनी सेव करता है और खर्चा निकाल लेता है। उसके घर वाले अफोर्ड भी नहीं कर सकते और वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे उनसे कि मैं पढ़ रहा हूँ तो अपना खर्चा। वो मुझसे ज़्यादा महान है। मतलब मेरे को लगता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, IIT चाहिए मिल गई और कहानी खत्म। वो अब भी इतनी मेहनत कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बड़ा बना। वो क्यों बना है? क्योंकि इसी रीज़न की वजह से बना है। उसने भी कंपटीशन की तैयारी की थी, उसने भी 2 साल हार्ड वर्क किया था, उसका नहीं हुआ तो वो टूटता हर कोई है एक बार के लिए, लेकिन वो रहा कि मेरा एम इंजीनियर बनना है। भाई मेरे को पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा, मेरा पढ़ना है, पढ़ूंगा, सीखूंगा और काम करूंगा अपने मस्त। यही चीज़ आपके मन में भी रहना चाहिए। ऑब्वियसली आप तैयारी कर रहे हो तो आपका पहला एम रहना चाहिए, जिस फील्ड में भी तैयारी कर रहे हो, IIT कर रहे हो, IIT निकालना, या आपका एम BSc एग्रीकल्चर है, BSc एग्रीकल्चर, जो भी आपका एम है, AIPMT निकालना, तो उसके अकॉर्डिंग चलो। लेकिन ये बात माइंड में मत लेना कि अगर नहीं हुआ तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसा बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग डिप्रेस हो जाते हैं और तैयारी भी अच्छे से नहीं कर पाते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लर्निंग, आप सीखना सीखो कि मैं सीख रहा हूँ या नहीं। अगर आप सीख नहीं रहे हो ना, मैं बोलता हूँ छोड़ दो पढ़ाई। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ सीख ही नहीं रहा, मेरे को कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो छोड़ दो। ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा, कुछ सीखा ही नहीं, खुद भी बड़े नहीं हुए, ग्रो ही नहीं कर पा रहे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोटिवेशन आता है लाइफ में आगे बढ़ने का। तो ये थी सेकंड थिंग। थर्ड चीज़ है, आपने जैसे बहुत अच्छी तैयारी की, एक बच्चा जिसने नहीं की, उसका नहीं हुआ, वो क्या एक्सक्यूज़ देगा, यार मेरा थोड़ा बीमार चला गया, या घूमने फिरने में ज़्यादा ध्यान था, ये एक्सक्यूजेस बनाएगा। ठीक है, वो दुनिया के सामने एक्सक्यूज़ बना सकता है, मैं मान लूँगा कि यार ठीक है बीमार था बच्चा, नहीं कर पाया, वो दुनिया के सामने एक्सक्यूज़ हो गया। जब खुद से पूछेगा ना कि यार तो सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, तो खुद से खुद झूठ नहीं बोल सकते हो। खुद को तो सारी सच्चाई पता रहती है ना कि कहाँ कहाँ गफलतबाजी की है, कहाँ इधर टाउन पार्क में घूमते थे, कहाँ जाके सेंसिटिव मूवी देखते थे, वो खुद को तो पता ही रहेगा। वो चीज़ होती है 100% देना अपना। तुम लोगों ने फ्यूचर तो नहीं देखा है अपना, तुम कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं हो कि होना नहीं होना वो तुम्हें नहीं पता है। तुम्हें एक चीज़ पता है कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे वही आता है और तुम वही कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में एक चीज़ है, पढ़ना और मेहनत करना। अगर तुम वो नहीं करते हो ना तो तुम खुद से चीट कर रहे हो। तो एक चीज़ ये कर लेना, अपना 100% देना कि भाई मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ। सिलेक्शन ना होना वो अलग बात है, मैं तो मेहनत करके देखूँ, कल को पेपर में बैठूँ। और जब तुम पेपर दे रहे होते हो ना, सबसे गंदी चीज़ क्या लगती है कि यार ये क्वेश्चन, यार ये टॉपिक पढ़ लेता ना तो भाई पेपर बन जाता। कितने लोगों को लगा है, कोई पेपर देते टाइम, मेरे को बहुत लगता था कि यार पढ़ लेता ना तो ये चीज़ कर सकता था। कितने लोगों को लगा है ना, सबको लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि अपन है ना कहीं अपना 100% नहीं दे पाते हैं।
अपने को फिर मन में रह जाता यार, पढ़ लेता तो हो जाता। जब दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाए ना, पढ़ लेता तो हो जाता, तो सोच लेना कहीं ना कहीं कमी है। और वो क्वेश्चन मेरे को लगता है कि हर बार आना भी चाहिए दिमाग में। फिजिक्स की, मैथ्स की, केमिस्ट्री की हज़ारों बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, अच्छी अच्छी बुक्स भी, ऐसा नहीं है। अगर बुक कर भी रहे हो ना, तो अपने टीचर से पूछो। एक बार के लिए तो तुम भूल जाओ कि किसी और को आइडिया, तुम ये सोचो कि टीचर ही सब कुछ है। अगर तुम्हें निकालनी है ना, कुछ भी अच्छा बनना है, तो ट्रस्ट करना सीखना होगा। और तुम जानते हो डी.के. गोयल सर को, या जिस टीचर के पास भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ट्रस्ट तो करना पड़ेगा अपने टीचर को। वो कह दे कि ये बुक लगाओ, ये अच्छी है, तो वो अच्छी है, नो डाउट। कोई टीचर क्यों चाहेगा कि तुम्हें बेकार बुक लगवा दे? ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा ना भाई। तो तुम टीचर से हर चीज़ के लिए सजेशन मांग सकते हो कि मैं कोई नई बुक ट्राई कर रहा हूँ तो करूँ या ना करूँ, क्योंकि आपके पास टाइम मैनेज भी तो करना है ना। पता चला 5 बुक फिजिक्स की उठा ली, केमिस्ट्री बायोलॉजी या केमिस्ट्री मैथ्स कहाँ से पढ़ोगे भाई? सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है टीचर पे ट्रस्ट करना। वो नोट्स पढ़ा रहा है ना, तो इतना ट्रस्ट कर सकते हो कि अगर मैं नोट्स भी कंप्लीट करता हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा सीखूंगा और बहुत अच्छे से मेरे पेपर हो जाएंगे, जो भी कंपिटिटिव पेपर दे रहा हूँ। वो करने जाना है, ज़रूर जाओ, हेल्थ के लिए अच्छा है। टीवी देखना है, ज़रूर देखो, बट एक लिमिट रखो सबकी। और सबसे पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए तुम्हारी पढ़ाई करना, कि सर ने DPP दी है, सोल्व कर देता हूँ, फिर मज़े से करूँगा। जब तुम उस चीज़ में लग जाओगे ना, जब पहली प्रेफरेंस ये बन जाएगी। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो ये कि आधा घंटा टीवी देख लेता हूँ, बाद में काम कर लूँगा। एक ये कि पहले काम पूरा कर लेता हूँ, बाद में आधा घंटा टीवी देखूँगा। तो तुम वो दूसरे वाले लोग हो कि पहले काम कर लेता हूँ, फिर टीवी देखूँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुम अपना रोज़ का रोज़ काम कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, टीवी देखो, खेलना कूदना सब करो, एंजॉय करना, कोई वो नहीं। और साथ के साथ ही एंजॉय करना पड़ेगा। डेडिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। राइटिंग गंदी है, कुछ समझना है तो बोल देना, ठीक है। अगला वही, इस टाइम पे ये अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो। तुम इतने मैच्योर हो चुके हो इस टाइम पे, या नहीं हो तो हो जाओ। अगर जैसे मान लो कि ये स्टूडेंट है, इसको होमवर्क मिला, इसने 2 घंटे में कर दिया और ये खेल रहा है खूब, तुम्हारा 4 घंटे में नहीं हो रहा, तुम क्या करोगे? 2 घंटे में इसके साथ खेलने निकलोगे? नहीं ना। तुम अपने हिसाब से चलोगे ना। दुनिया कितने टाइम में कर पा रही है उससे तुम्हें क्या मतलब है? तुम कितने टाइम में उस चीज़ को अचीव कर पा रहे हो। गलत बात नहीं है, कोई 2 घंटे में कर पा रहा है, ठीक है भाई, तेज है वो, मैं 5 घंटे में कर लूँगा, लेकिन कर जरूर लूँगा। ये दिमाग में रहना चाहिए कि करूँ तो मैं भी का भाई। वो कोई ऐसा सेंसा नहीं है कि 2 घंटे में कर लिया तो मैं ना कर पाऊँ। करूँ तो का करो। डाउट भी आते हैं, नहीं भी होते हैं, अगले दिन आओ, पूछो, टीचर से पूछो, एक दूसरे की हेल्प करो, ऐसे ही आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो मेरे को पहले पे लिखनी चाहिए थी, हेल्थ। कुछ भी करो तुम, चलो पढ़ भी नहीं रहे, बाहर में जाए, हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करो। मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है जब हेल्थ की वजह से नहीं आ पाते ना मार्क्स वार्क्स। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम बीमार हो भाई, बेड में लेटे हो, पढ़ भी नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तो तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन हेल्थ ख़राब हुई है ना, उसमें हम थोड़े से वही कैजुअल हो जाते हैं, उसी वजह से होता है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। आपके पेरेंट्स रखते हैं, लेकिन अब आप इस लेवल पे आ गए हो कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो खुद से, कि ठीक है ये चीज़ ज़्यादा नहीं खाता, ज़्यादा तली चीज़ रोज़ रोज़ नहीं खा रहा, रोज़ रोज़ कोल्ड ड्रिंक टाइप नहीं पीना। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए कि मेरी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना, हेल्थ। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों के माइंड में, जो मेरे भी साथ, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्किंग का। किस किस के माइंड में आता है? स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, उन दोनों के बीच में क्या लिंक है? तुम लोगों को क्या लगता है? स्मार्ट वर्क मतलब एक पर्सन बहुत स्मार्ट है, वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा, एक पर्सन स्मार्ट नहीं इतना लेकिन बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, तो कौन आगे बढ़ेगा? तो क्वेश्चन ही नहीं रहना चाहिए ना तुम लोगों के माइंड में स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बीच में। तुम्हें पता है ये दिमाग है ना, ये मशीनरी की तरह होता है, यूज़ नहीं किया तो जंग लगना है, आज नहीं तो 5 दिन बाद लग जाएगा। यूज़ करोगे तो शार्प होता जाएगा। यूज़ कैसे करोगे? हार्ड वर्क करके। भाई पैदा होते ही तो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती थी ना, सीखी है ना सब लोगों ने आके। कैसे सीखी है? मेहनत करके सीखी है। तो वो आपको ही सीखना है। ये नहीं कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, कई बच्चे आपको मिलेंगे एकदम कर देंगे,
प्रॉब्लम चुटकियों में सोल्व कर दिया, आपको 15 मिनट टाइम लग गया। ये मत सोचो कि यार उसने एकदम कर दिया, मैं नहीं कर पा रहा, मैं पीछे लैग कर रहा हूँ। लैग नहीं कर रहे हो, तुम सीख रहे हो, तुम अपनी तरफ से 100% दे रहे हो ना, वही चाहिए। कभी भी ज़िंदगी में रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा तुम लोगों को, पछताना नहीं पड़ेगा अगर अपनी तरफ से 100% देते रहोगे। What is the value of centripetal acceleration? इसका आंसर वेलोसिटी की टर्म्स में होगा AC इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और इसका आंसर ओमेगा की टर्म्स में होगा AC इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। Which force act as a centripetal force and help the earth to rotate around the sun? क्वेश्चन है कि कौन सा फोर्स अर्थ को सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, तो इसका आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकते हैं। Which force act as a centripetal force and helps the electron to rotate around the nucleus? क्वेश्चन है कि कौन सा फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही हम यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हैं। A stone is rotated on a circular path with the help of a string. Which force acts as a centripetal force and helps the stone to rotate on circular paths? क्वेश्चन है कि एक स्टोन को रस्सी के साथ बांधकर सर्कुलर पाथ में घुमाया गया। आपको यह बताना है कि कौन सा फोर्स है जो कि स्टोन को सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, तो इसका आंसर है टेंशन। What is the value of centripetal force? इसका आंसर होगा F is equal to mv square by r, ये है वेलोसिटी की टर्म्स में, और F equal to mr ओमेगा स्क्वायर, और ये है एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में। How to identify that a body is in stable equilibrium? कैसे पहचाने कि कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? इसका आंसर यह है कि अगर कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो पहले आप उसको जरा सा डिस्टर्ब करिए। अगर जरा सा डिस्टर्ब करने पर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करे तो इसका मतलब वो बॉडी पहले अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में थी, अदरवाइज नहीं थी। जैसे कि ये वाला केस है, इस केस में एक बॉल यहां बॉटम में रखी हुई है, और अगर हम इसको जरा सा डिस्टर्ब कर दें तो ये वाली बॉल अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगी। तो इसका मतलब ये वाली बॉल की जो ये वाली पोजीशन है इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इस वाले केस के अंदर अभी जो ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है क्योंकि इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। अगर मैं इसको जरा सा डिस्टर्ब कर दूं तो ये वाला ब्लॉक अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ब्लॉक यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। इस केस में अगर मैं बॉल को जरा सा डिस्टर्ब कर दूं तो ये वापस यहीं पर ही आने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब ये वाली बॉल इस पोजीशन पर थी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में थी। How to identify that a body is in unstable equilibrium? इसका आंसर होगा कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आप ऐसा करिए कि उसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जरा सा डिस्टर्ब करिए। अगर डिस्टर्ब करने पर वो अपनी पोजीशन से दूर चली जाए तो इसका मतलब वो वाली बॉडी की जो पोजीशन थी वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। और अगर ऐसा नहीं होता है, वो बॉडी वहीं पर ही रहती है, डिस्टर्ब करने पर या वापस आ जाती है, तो इसका मतलब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं थी। जैसे कि इस केस में ये वाली बॉल अभी इक्विलिब्रियम में है, अगर मैं इसको जरा सा डिस्टर्ब कर दूं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूर चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली बॉल अपनी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। जैसे कि इस वाले केस में दो पॉजिटिव चार्ज हैं और दोनों फिक्स हैं, इनके ठीक बीच में एक -q का चार्ज रखा गया है। अभी ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है क्योंकि इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। अब हमें डिस्कस ये करना है कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है या नहीं है। अगर हम इस चार्ज को जरा सा डिस्टर्ब करेंगे तो जैसे ही डिस्टर्ब किया जाएगा ये वाला चार्ज इस तरफ आना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स इसी तरफ लगेगा।
इसका मतलब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला चार्ज अपनी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में था। हाउ टू आइडेंटिफाई दैट ए बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम? कैसे पहचाने कि कोई बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? तो इसका आंसर ये होगा कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आप उसको जरा सा डिस्टर्ब कर दीजिए। डिस्टर्ब करने पर उसकी जो नई पोजीशन आएगी, अगर वो बॉडी अपनी नई पोजीशन पर ही बनी रहे, यानी कि ना तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आए, ना ही ओरिजिनल पोजीशन से दूर जाए, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी जो पहले रखी हुई थी वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ही रखी हुई थी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में नहीं थी। जैसे कि ये वाला ब्लॉक यहाँ पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, अगर हम इसको इस पोजीशन से डिस्टर्ब कर दें तो जो इसकी नई पोजीशन होगी ये इस नई पोजीशन पर ही बना रहेगा, ना तो वापस आएगा ना ही दूर जाएगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये वाला ब्लॉक अपनी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही है। If a wooden block is floating in a liquid, then block is in which equilibrium? In vertical direction. क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है जो कि एक लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहा है। फ्लोट कर रहा है इसका मतलब है कि कुछ पोर्शन इसका लिक्विड के अंदर है और कुछ पोर्शन बाहर है। तो आपको यह बताना है कि यह वाला ब्लॉक कौन से इक्विलिब्रियम में है। तो इसका आंसर होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर आप इस पोजीशन से इसको जरा सा दबाओगे ब्लॉक को, तो ऐसे केस में छोड़ देने पर यह वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और या फिर हम इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा खींचते हैं तो छोड़ देने पर यह वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यह स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। How to identify position of equilibrium and type of equilibrium in fx graph? क्वेश्चन ये है कि अगर एक fx ग्राफ दे दिया जाए तो उस ग्राफ के अंदर कैसे पहचाने कि किस किस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम है और वो कौन सा इक्विलिब्रियम है। तो इसका आंसर होगा कि जिस जिस पोजीशन पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे उन पोजीशंस पर हमेशा इक्विलिब्रियम होता है। जैसे कि x1 पोजीशन पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो x1 पोजीशन पर इक्विलिब्रियम है, x3 पोजीशन पर इक्विलिब्रियम है, x2 पर इक्विलिब्रियम नहीं है, x4 पर इक्विलिब्रियम नहीं है, x5 पर इक्विलिब्रियम है, x6 पर नहीं है, x7 पर है। तो जहां जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस कट करे वहां वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। अब ये कैसे पहचाने कि वो कौन सा इक्विलिब्रियम है? तो जहां पर स्लोप पॉजिटिव हो वहां पर हमेशा ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और जहां पर स्लोप नेगेटिव होगा वहां पर हमेशा ही स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। जैसे कि x1 पोजीशन पर स्लोप पॉजिटिव है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, x3 पोजीशन पर स्लोप नेगेटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, x5 पोजीशन पर स्लोप पॉजिटिव है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और x7 पोजीशन पर स्लोप नेगेटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। How to identify position of equilibrium and type of equilibrium in UX graph? क्वेश्चन है कि पोटेंशियल वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अगर दिया हुआ है तो उस ग्राफ को देखकर कैसे पहचाने कि किस किस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम है और वो कौन सा इक्विलिब्रियम है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि जहां जहां पर ग्राफ का स्लोप जीरो होगा वहां वहां पर हमेशा इक्विलिब्रियम होता है। जैसे कि यहां पर x2 पोजीशन पर ग्राफ का स्लोप जीरो है तो यहां पर इक्विलिब्रियम है, x4 पोजीशन पर ग्राफ का स्लोप जीरो है तो इक्विलिब्रियम है, x6 पोजीशन पर ग्राफ का स्लोप जीरो है तो इक्विलिब्रियम है। अब ये कैसे पहचाने कि वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम है? देखिए अगर ग्राफ इस तरीके से टर्न ले रहा हो, इस तरीके से, तो वो वाली पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। अगर ग्राफ इस तरीके से टर्न ले रहा हो, इस तरीके से, तो वो वाली पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जैसे कि यहां पर x2 पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, x4 पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है और x6 पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। What is the relation between potential energy and force? इसका आंसर होगा F इक्वल टू माइनस du by dx।
यानी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी को पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए और अगर आगे एक माइनस साइन लगा दिया जाए तो फोर्स आ जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स इंटीग्रल, यानी कि अगर फोर्स को पोजीशन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया जाए और आगे एक माइनस साइन लगा दिया जाए तो इससे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। Ball of mass m is connected with a string of length L. It has a velocity v at the bottommost point. What is the tension in the string when the ball is at bottommost point? क्वेश्चन है कि एक बॉल है जिसका मास है m और वो एक स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है जिसकी लेंथ है L। स्ट्रिंग का एक एंड बॉल से जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड सीलिंग के साथ फिक्स्ड है और ये बॉल एक कर्व्ड पाथ पर मोशन कर रही है और इस बॉल की वेलोसिटी बॉटममोस्ट पॉइंट पर v है। आपको यह बताना है कि जब ये बॉल अपनी बॉटम मोस्ट पॉइंट पर होगी तो उस इंस्टेंट पर स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी। तो इसका आंसर है T इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द कार इन फॉलोइंग केसेस। पहले केस के अंदर एक कार है जिसका मास है m और ये v की वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल रोड पर मूव कर रही है। आपको यह बताना है कि इस कार पर नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा। तो इसका आंसर है n इक्वल टू एम जी। दूसरे वाले केस के अंदर एक कर्व्ड रोड है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r और इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पर एक कार है जिसकी स्पीड है v। आपको यह बताना है कि इस कार पर नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा। तो इसका आंसर है n इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। तीसरा केस, इसके अंदर एक कर्व्ड रोड है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r और एक कार है मास m की और वो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर v की स्पीड से जा रही है। आपको यह बताना है कि इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा। तो इसका आंसर है n इक्वल टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। A rod of mass m and length L is rotating about an axis with angular velocity omega. What is the tension in the rod at a distance x from the axis? क्वेश्चन है कि एक रोड है जिसका मास है m और लेंथ है l और वो अपने एक एंड के अबाउट ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। आपको यह बताना है कि इस रोड के इस एंड से x डिस्टेंस पर कितनी टेंशन होगी। तो इसका आंसर है T इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2l into L square minus x square. A ball is connected with a string of length L. What minimum velocity must be given to the ball so that it complete its vertical circular motion? क्वेश्चन है कि एक बॉल है जिसका मास है m और वो एक L लेंथ की स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है। आपको यह बताना है कि इस बॉल को कम से कम कितनी वेलोसिटी दें कि ये बॉल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाए। तो इसका आंसर है √5gl। A ball is connected with a string of length L. What must be the minimum velocity of ball at highest point so that string does not slack? क्वेश्चन है कि एक बॉल है जिसका मास है m और वो एक स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है जिसकी लेंथ है L। स्ट्रिंग का एक एंड बॉल से जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड नेल से यानी कि कील से जुड़ा हुआ है। आपको यह बताना है कि इस हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि ये स्ट्रिंग स्लैक ना करे। तो इसका आंसर है √gl। A ball is connected with a string of length L. What will be the velocity of ball at highest point? A ball is given velocity v equal to √5gl at bottommost point. क्वेश्चन है एक बॉल है जिसका मास है m और वो एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है जिसकी लेंथ है L। स्ट्रिंग का एक एंड नेल से यानी कि कील से जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड बॉल से जुड़ा हुआ है और इस बॉल को बॉटम मोस्ट पॉइंट से √5gl की वेलोसिटी दे दी गई। अब इसकी वेलोसिटी ऊपर जाने पर घटेगी। आपको यह बताना है कि जब ये बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो उस टाइम इंस्टेंट पर इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। तो इसका आंसर है √gl। A ball is connected with a string of length L. What minimum velocity must be given to the ball so that string become horizontal? क्वेश्चन है कि एक बॉल है जिसका मास है m और वो एक स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है जिसकी लेंथ है L। आपको यह बताना है कि इस बॉल को बॉटम मोस्ट पॉइंट से कितनी वेलोसिटी दें
कम से कम कितनी वेलोसिटी दें कि ये बॉल यहां तक पहुंच जाए, यानी कि स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाए? तो इसका आंसर है √2gl। A ball of mass m is connected at the end of a massless rod of length L. What minimum velocity must be given to the ball at the bottommost point so that it complete its vertical circular motion? क्वेश्चन है कि एक बॉल है जिसका मास है m, वो एक मासलेस रोड के एंड से बंधी हुई है और रोड की लेंथ है L। रोड का एक एंड नेल से अटैच्ड है, यानी कि कील से अटैच्ड है, और इसके अबाउट ये रोड रोटेट कर सकती है, और दूसरा एंड इस बॉल से अटैच्ड है। आपको ये बताना है कि इस बॉल को कम से कम कितनी वेलोसिटी दें कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए? तो इसका आंसर है √4gl। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? इसका आंसर होगा ए पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम कैन बी एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर पूरे सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। There are two masses m1 and m2 having coordinates x1 by 1 and x2 by 2 respectively. What is the position of center of mass? क्वेश्चन है, इसके अंदर दो मासेस हैं, पहले वाले मास की पोजीशन ये है और दूसरे वाले मास की पोजीशन ये है, और आपसे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछी गई है, यानी कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। There is a mass m1 having position vector r1 and mass m2 having position vector r2. What is the position vector of center of mass? क्वेश्चन है कि एक मास है m1 जिसका पोजीशन वेक्टर है r1, एक दूसरा मास है m2 जिसका पोजीशन वेक्टर है r2। आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बताना है, तो इसका आंसर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। Linear momentum of a system and linear momentum of its center of mass must be same or may be different. क्वेश्चन है कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है और उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर मोमेंटम है, क्या वो हमेशा सेम रहेंगे या अलग अलग भी हो सकते हैं? इसका आंसर है हमेशा सेम रहेंगे। Kinetic energy of a system and kinetic energy of its center of mass must be same or may be different. क्वेश्चन है कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है और उसके सेंटर ऑफ मास की जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या वो हमेशा सेम रहेंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं? इसका आंसर है अलग अलग भी हो सकते हैं। There is a mass m1 having velocity vector v1 and a mass m2 having velocity vector v2. What is the velocity vector of center of mass? क्वेश्चन है कि एक मास है m1 जिसका वेलोसिटी वेक्टर v1, एक दूसरा मास है m2 जिसका वेलोसिटी वेक्टर v2। आपको यह बताना है उन दोनों के कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा vcm इक्वल टू m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। There is a mass m1 having acceleration vector a1 and a mass m2 having acceleration vector a2. What is the acceleration vector of center of mass? इसका आंसर होगा m1 वेक्टर a1 प्लस m2 वेक्टर a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। Is this possible that linear momentum of a system is zero but kinetic energy is not zero? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक सिस्टम का लीनियर मोमेंटम तो जीरो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है? इसका आंसर है पॉसिबल। Is this possible that kinetic energy of a system is zero but linear momentum is not zero? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है लेकिन उसका लीनियर मोमेंटम जीरो नहीं है? इसका आंसर है नॉट पॉसिबल। Which is greater, kinetic energy of system और kinetic energy of center of mass? इसका आंसर है
kinetic energy of center of mass is always less than or equal to kinetic energy of system. There is a mass m1 having linear momentum vector p1 and a mass m2 having linear momentum vector p2. What is the linear momentum of center of mass? इसका आंसर होगा linear momentum of center of mass will be equal to vector p1 plus vector p2. Which is greater, gravitational potential energy of system और gravitational potential energy of center of mass? इसका आंसर है कि दोनों हमेशा सेम रहेंगे. Explain about the mass density. देखिए मास डेंसिटी तीन प्रकार की होती है. एक तो होती है लीनियर मास डेंसिटी जिसका सिंबल होता है लैम्डा. इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल मास बाय टोटल लेंथ और लीनियर ऑब्जेक्ट के केस में इसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है जैसे कि रिंग है, जैसे कि रोड है. दूसरा होता है सरफेस मास डेंसिटी. इसके लिए सिंबल होता है सिग्मा और इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल मास बाय टोटल एरिया. इसका डिस्कशन सरफेस वाले ऑब्जेक्ट के केस में किया जाता है यानी कि 2D ऑब्जेक्ट के केस में किया जाता है जैसे कि डिस्क, स्क्वायर शीट. और तीसरा होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी जिसके लिए सिंबल होता है रो और इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम. और इसका डिस्कशन 3D ऑब्जेक्ट्स यानी कि वॉल्यूम वाले ऑब्जेक्ट के केस में किया जाता है जैसे कि सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर. If a disc of radius r by 2 is cut from a disc of radius r and mass m, then what is the mass of cutted disc? क्वेश्चन है कि आपको एक डिस्क गिवन है जिसका मास है m और रेडियस है r और यह पूछा गया है कि अगर हम इसमें से एक डिस्क काट दें जिसका रेडियस r by 2 है तो इस कटे हुए पार्ट का मास कितना होगा? तो इसका आंसर है m by 4. If a solid sphere of radius r by 2 is cut from a solid sphere of radius r and mass m, then what is the mass of cutted sphere? क्वेश्चन है कि आपको एक सॉलिड स्फीयर गिवन है जिसका मास है m और रेडियस है कैपिटल R. आपसे यह पूछा गया है कि अगर हम इसमें से एक स्फीयर काट दें जिसका रेडियस है r by 2 तो आपको यह बताना है कि इस कटे हुए पोर्शन का मास कितना होगा. तो इसका आंसर है m by 8. If a solid sphere of radius r by 2 is cut from a solid sphere of radius r and mass m, then what is the shift of center of mass? क्वेश्चन है एक सॉलिड स्फीयर गिवन है जिसका मास है कैपिटल M और रेडियस है r. अगर हम इसमें से एक r by 2 का स्फीयर कट कर दें तो आपको यह बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाएगा. तो इसका आंसर है r by 14. If a disc of radius r by 2 is cut from a disc of radius capital R and mass m, then what is the shift of center of mass? क्वेश्चन है कि एक डिस्क है जिसका मास है कैपिटल M और रेडियस है r. अगर इसमें से एक डिस्क काट दी जाए जिसका रेडियस है r by 2 तो आपको यह बताना है कि सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाएगा. तो इसका आंसर है r by 6. What are the name of 10 regular bodies which have center of mass and geometrical center at same position? क्वेश्चन ये है कि ऐसी 10 बॉडीज के नाम बताइए जिनका ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास एक ही पोजीशन पर होता है. तो वो 10 रेगुलर बॉडीज हैं यूनिफॉर्म रॉड, रिंग, डिस्क, स्क्वायर शीट, रेक्टेंगुलर शीट, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड. If mass density of a rod varies linearly with x, then at what distance center of mass lies from the end of lower mass density? क्वेश्चन है कि एक रोड गिवन है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी x के अलोंग लीनियरली वेरी कर रही है यानी कि उसी टेंस लिखी जा सकती है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट x वेयर लैम्डा नॉट इज अ कांस्टेंट. और आपको यह बताना है कि लोअर मास डेंसिटी वाले एंड से कितनी डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा. तो यहां पर लोअर मास डेंसिटी वाला एंड ये है क्योंकि यहां पर ये x इक्वल टू 0 है, इसमें 0 डालोगे तो डेंसिटी सबसे कम आएगी और यहां पर डेंसिटी सबसे ज्यादा आएगी. तो इसका आंसर है लोअर मास डेंसिटी वाले एंड से 12/3 डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा.
if mass density of a rod varies linearly with x to the power n, then at what distance center of mass lies from the end of lower mass density? क्वेश्चन है कि एक रोड है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी x की पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसकी डेंसिटी ऐसे लिखी जा सकती है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट x की पावर n, वेयर लैम्डा नॉट इज अ कांस्टेंट एंड n इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। आपको यह बताना है कि लोअर मास डेंसिटी वाले एंड से कितनी डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। देखिए इस केस में ये वाला जो एंड है ये लोअर मास डेंसिटी वाला एंड है और ये वाला एंड हायर मास डेंसिटी वाला एंड है। तो हमें यह बताना है कि यहां से कितनी डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो इसका आंसर है n+1 इंटू एल डिवाइडेड बाई n+2। At what position center of mass of a hollow cone lies? Its center of mass depends on the radius of cone. क्वेश्चन ये है कि एक होलो कोन है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करता है, और दूसरा क्या होलो कोन का सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है क्या वो रेडियस ऑफ कोन पे डिपेंड करती है। देखिए होलो कोन का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बेस के सेंटर से h/3 हाइट पर होता है, और होलो कोन के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कभी भी रेडियस पे डिपेंड नहीं करती। At what position center of mass of a solid cone lies? क्वेश्चन है कि एक सॉलिड कोन गिवन है जिसकी वर्टिकल हाइट है h, और आपको यह बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास किस पोजीशन पर लाई करता है। तो इसका आंसर है कि इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है बेस के सेंटर से h/4 की हाइट पर। At what position center of mass of a half ring lies? क्वेश्चन है कि एक हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करता है। तो इसका आंसर होगा इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से 2r/π की डिस्टेंस पर। At what position center of mass of a half disc lies? एक हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करता है। तो इसका आंसर है इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से 4r/3π की डिस्टेंस पर। At what position center of mass of a hemi-hollow lies? क्वेश्चन है कि एक हेमी होलोस्फीयर का सेंटर मास कहां पर लाई करता है। तो इसका आंसर है इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से r/2 की हाइट पर। At what position center of mass of a hemi-solid sphere lies? क्वेश्चन है कि एक हेमी सॉलिड स्फीयर है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। तो इसका आंसर है at a distance of 3r/8 from its center. What is the principle of conservation of linear momentum? इसका आंसर होगा if net external force acting on a system is zero, then its linear momentum will always remain conserved. अगर किसी सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा ही कंजर्व रहेगा। If velocity of b with respect to a is vector v1 and velocity of c with respect to b is vector v2, then what is the velocity of c with respect to a? देखिए क्वेश्चन गिवन है यहां पर कि b की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में गिवन है वेक्टर v1 और c की वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में गिवन है वेक्टर v2। तो आपको यह बताना है कि c की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी। तो इसका आंसर है वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2। क्वेश्चन है कि एक स्मूथ सरफेस है और इसके ऊपर एक प्लैंक रखा हुआ है जिसका मास है कैपिटल M और इसके ऊपर एक मैन खड़ा हुआ है जिसका मास है स्मॉल m। प्लैंक और ग्राउंड के बीच में कोई भी रफनेस नहीं है, लेकिन मैन और प्लैंक के बीच में रफनेस है। शुरू में दोनों रेस्ट में थे। आपको यह बताना है कि अगर ये वाला मैन इस प्लैंक के रिस्पेक्ट में L डिस्टेंस चले तो ये प्लैंक कितना शिफ्ट होगा। इसका आंसर है माइनस m इंटू एल डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। क्वेश्चन है कि एक स्मूथ सरफेस है जिसके ऊपर एक प्लैंक रखा हुआ है जिसका मास है कैपिटल M और इसके ऊपर एक मैन खड़ा हुआ है जिसका मास है स्मॉल m। यहां पर मैन और प्लैंक के बीच में रफनेस है, लेकिन प्लैंक और ग्राउंड के बीच में कोई भी रफनेस नहीं है। शुरू में दोनों रेस्ट में है। आपको यह बताना है कि अगर ये वाला मैन
इस प्लैंक के रिस्पेक्ट में u की स्पीड से दौड़ लगाना शुरू कर दे तो इस प्लैंक की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी? तो इसका आंसर है माइनस m इंटू यू डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M. A system of two bodies is given. Initially, both bodies lie at rest. If they start moving towards each other due to internal forces, then where they will collide? Question है कि एक सिस्टम गिवन है दो बॉडीज का. इनिशियली दोनों बॉडी रेस्ट के अंदर हैं और इस पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा. आपको यह बताना है कि अगर ये दोनों बॉडीज एक दूसरे की तरफ मूव करें इंटरनल फोर्सेस की वजह से तो ये कहां पर टकराएंगी? इसका आंसर है एट सेंटर ऑफ मास. A man is standing on a bus moving with constant speed. If he throws a ball in the upward direction, then what is the nature of the path of the ball with respect to bus and with respect to ground? क्वेश्चन है कि एक मैन है जो कि एक बस के ऊपर खड़ा हुआ है और बस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है. आपको यह बताना है कि अगर वो मैन एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंके यानी कि अपना एफर्ट ऊपर की तरफ लगाए तो ऐसे केस के अंदर बॉल का पाथ कैसा होगा विद रिस्पेक्ट टू बस कैसा होगा और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसा होगा? तो इसका आंसर है बस के रिस्पेक्ट में बॉल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल का पाथ पैराबोलिक होगा. Man with a ball is standing on a trolley moving with constant speed. If the man just release the ball, then तीन चीजें बतानी है यहाँ पर. What will be the effect on the speed of trolley? What is the nature of the path of the ball with respect to trolley? What is the nature of the path of the ball with respect to ground? क्वेश्चन है कि एक मैन है जिसके हाथ में बॉल है और ये एक ट्रॉली पर खड़ा हुआ है और ट्रॉली कांस्टेंट स्पीड से चल रही है. यहां पर ट्रॉली और ग्राउंड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी रफनेस नहीं है, लेकिन मैन और ट्रॉली के बीच में रफनेस है. आपको यह बताना है कि अगर ये वाला मैन इस बॉल को जस्ट रिलीज कर दे और ये बॉल ग्राउंड पर जाके गिरे तो ऐसे केस में ऐसा करने से पहला क्वेश्चन ये कि ट्रॉली की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन ये कि इस बॉल का पाथ ट्रॉली के रिस्पेक्ट में कैसा होगा और तीसरा क्वेश्चन ये कि इस बॉल का पाथ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा होगा. तो देखिए इसके आंसर क्या होंगे. इस बॉल के जस्ट रिलीज कर देने से ट्रॉली की स्पीड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इस बॉल का पाथ ट्रॉली के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन होगा और इस बॉल का पाथ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पैराबोलिक होगा. A man with a ball is standing on a trolley moving with constant speed. If the man throws ball vertically downward, then what will be the effect on speed of trolley? What is the nature of the path of the ball with respect to trolley? What is the nature of path of ball with respect to ground? क्वेश्चन है कि एक मैन है जो कि एक ट्रॉली के ऊपर खड़ा हुआ है और इसके हाथ में एक बॉल है. यहां पर ट्रॉली और ग्राउंड के बीच में कोई भी रफनेस नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन मैन और ट्रॉली के बीच में रफनेस है. आपको यह बताना है कि अगर ये वाला मैन इस बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो करे तो ऐसे केस के अंदर पहला क्वेश्चन ये कि ट्रॉली की स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन ये कि इस बॉल का पाथ ट्रॉली के रिस्पेक्ट में क्या होगा और तीसरा क्वेश्चन कि इस बॉल का पाथ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा. तो इसका आंसर है कि ट्रॉली की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इस बॉल का पाथ ट्रॉली के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन होगा और इस बॉल का पाथ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पैराबोलिक होगा. Man with a ball is standing on a trolley moving with constant speed. If the man throws ball horizontally and perpendicular to velocity of trolley, then what will be the effect on speed of trolley? What is the nature of the path of the ball with respect to trolley? And what is the nature of the path of the ball with respect to ground? क्वेश्चन है कि एक मैन है जिसके हाथ में बॉल है और ये मैन एक ट्रॉली के ऊपर खड़ा हुआ है और ये पूरा का पूरा सिस्टम कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है राइट में. इस ट्रॉली और ग्राउंड के बीच में कोई भी रफनेस नहीं है यानी कि स्मूथ कांटेक्ट है और इस मैन और ट्रॉली के बीच में रफनेस है. तो देखिए इसका आंसर क्या होगा.
अगर ये वाला मैन अपना एफर्ट ट्रॉली की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगाता है, यानी कि बॉल को इस तरीके से फेंकता है, तो ऐसे केस के अंदर ट्रॉली की वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड, इस बॉल का पाथ ट्रॉली के रिस्पेक्ट में पैराबोलिक होगा कुछ इस तरीके से, और इस बॉल का पाथ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पैराबोलिक होगा कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन है कि एक मैन है जिसके हाथ में बॉल है और एक ट्रॉली के ऊपर खड़ा हुआ है और पूरा का पूरा सिस्टम v की स्पीड से राइट डायरेक्शन में जा रहा है। यहां पर इस ट्रॉली और ग्राउंड के बीच में कोई भी रफनेस नहीं है, लेकिन मैन और ट्रॉली के बीच में रफनेस है। आपको यह बताना है कि अगर ये मैन इस बॉल को ट्रॉली की वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही फेंक दे, यानी कि वो अपना एफर्ट इस तरफ लगाए, ऐसे केस में ट्रॉली की वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और इस बॉल का पाथ ट्रॉली के रिस्पेक्ट में कैसा होगा और इस बॉल का पाथ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा होगा। तो देखिए इसके आंसर क्या होंगे। देखिए ट्रॉली इस तरफ जा रही है और ये मैन भी अपना एफर्ट इसी तरफ लगा रहा है, तो ऐसे केस के अंदर ट्रॉली की वेलोसिटी डिक्रीज होगी और इस बॉल का पाथ ट्रॉली के रिस्पेक्ट में पैराबोलिक होगा कुछ इस तरीके से, और इस बॉल का पाथ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी पैराबोलिक ही होगा कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन है कि एक मैन है जिसके हाथ में बॉल है और एक ट्रॉली के ऊपर खड़ा हुआ है और ये पूरा का पूरा सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा है और यहां पर ट्रॉली और ग्राउंड के बीच में कोई भी रफनेस नहीं है और मैन और ट्रॉली के बीच में रफनेस है। आपको यह बताना है कि अगर ये मैन इस बॉल को बैकवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करे, यानी कि ट्रॉली की डायरेक्शन के ठीक अपोजिट, तो ऐसे केस में ट्रॉली की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड है, इस बॉल का पाथ ट्रॉली के रिस्पेक्ट में कैसा होगा और इस बॉल का पाथ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा होगा। तो इसका आंसर है ट्रॉली की स्पीड बढ़ जाएगी और ट्रॉली के रिस्पेक्ट में इस बॉल का पाथ बैकवर्ड पैराबोलिक होगा और इस बॉल का पाथ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ भी हो सकता है, बैकवर्ड पैराबोलिक भी हो सकता है, फॉरवर्ड पैराबोलिक भी हो सकता है, इवन स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। क्वेश्चन है कि एक मैन है जिसके हाथ में बॉल है और एक ट्रॉली के ऊपर खड़ा हुआ है और ये पूरा का पूरा सिस्टम कांस्टेंट स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। यहां पर ट्रॉली और ग्राउंड के बीच में कोई भी रफनेस नहीं है और मैन और ट्रॉली के बीच में रफनेस है। आपको यह बताना है कि अगर ये मैन इस बॉल को ट्रॉली की वेलोसिटी से अल्फा का एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करे, यहां पर अल्फा की वैल्यू लेस देन 90 है, वेलोसिटी की ट्रॉली इधर है, यानी कि कुछ इधर अल्फा का एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करेगा। आपको यह बताना है कि ट्रॉली की स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और इस बॉल का पाथ ट्रॉली के रिस्पेक्ट में कैसा होगा और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा होगा। तो इसके आंसर हैं, इस पर्सन के बॉल के कुछ इस तरीके से फेंकने से ट्रॉली की स्पीड घट जाएगी और इस बॉल का पाथ पैराबोलिक होगा, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में भी पैराबोलिक और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी पैराबोलिक। क्वेश्चन है कि एक मैन है जिसके हाथ में एक बॉल है और एक ट्रॉली के ऊपर खड़ा हुआ है और ये पूरा का पूरा सिस्टम कांस्टेंट स्पीड से राइट डायरेक्शन में जा रहा है और यहां पर ट्रॉली और ग्राउंड के बीच में कोई भी रफनेस नहीं है और मैन और ट्रॉली के बीच में रफनेस है। आपको यह बताना है कि अगर ये वाला मैन इस बॉल को प्रोजेक्ट करे अल्फा के एंगल से, यहां पर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है, यानी कि अगर ट्रॉली कुछ इस तरीके से जा रही है तो ये वाला मैन बॉल को कुछ इधर प्रोजेक्ट कर रहा है। तो आपको यह बताना है कि अगर ये वाला मैन इस बॉल को जब इस तरीके से प्रोजेक्ट करेगा तो इस ट्रॉली की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और इस बॉल का पाथ ट्रॉली के रिस्पेक्ट में और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा होगा। तो इसका आंसर है, इस पर्सन के बॉल इस तरीके से प्रोजेक्ट करने पर इस ट्रॉली की स्पीड बढ़ जाएगी और ट्रॉली के रिस्पेक्ट में इसका पाथ पैराबोलिक होगा और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी इसका पाथ पैराबोलिक होगा। दो बॉल्स हैं, एक का मास m1 दूसरे का मास m2 और दोनों एक स्मूथ सरफेस पर रखी हुई हैं और दोनों एक स्प्रिंग से जुड़ी हुई है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k।
m1 की इनिशियल वेलोसिटी v1 है और m2 की इनिशियल वेलोसिटी v2 है। शुरू में स्प्रिंग के अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है। आपको यह बताना है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। इसमें मोमेंटम ऑफ सिस्टम होगा m1 v1 प्लस m2 v2। मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास सेम होगा क्योंकि मोमेंटम ऑफ सिस्टम और मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा बराबर होते हैं। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। दो बॉल्स हैं, एक का मास m1 और दूसरे का मास m2। दोनों एक स्मूथ सरफेस पर रखी हुई है, दोनों एक स्प्रिंग से जुड़ी हुई है और शुरू में स्प्रिंग में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है। और m1 मास की जो बॉल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है और m2 की इनिशियल वेलोसिटी v2 है। आपको यह बताना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग क्या होगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा हाफ m1 प्लस m2 इंटू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि दिस माइनस दिस। प्रैक्टिकली इंपैक्ट फोर्स इज कांस्टेंट और वेरिएबल। इसका आंसर है ऑलवेज वेरिएबल। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन। क्वेश्चन है कि जब भी कोई कोलिजन होता है तो वो कितनी देर के लिए होता है। तो इसका आंसर है 10⁻⁻⁶ सेकेंड। व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर इंपैक्ट फोर्स। इंपैक्ट फोर्स की यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगी। देखिए इंपैक्ट फोर्स भी बाकी सभी फोर्सेस की तरह ही है, यानी कि इसकी यूनिट न्यूटन होती है और डायमेंशन mlt-2 होती है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंपैक्ट फोर्स एंड इंपल्स। इंपैक्ट फोर्स और इंपल्स में क्या रिलेशन होता है। देखिए अगर इंपैक्ट फोर्स को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया जाए तो इंपल्स आ जाएगा। हम लिख सकते हैं इंपल्स यानी कि J इक्वल टू n dt इंटीग्रल। इसमें J है इंपल्स और n है इंपैक्ट फोर्स। Which physical quantity is given by area under impact force versus time graph। इंपैक्ट फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देता है। तो इसका आंसर है इंपल्स। इंपैक्ट फोर्स एंड इंपल्स विच वन फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन है कि इंपैक्ट फोर्स और इंपल्स में से कौन सा न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो इसका आंसर है दोनों ही न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं और हमेशा ही फॉलो करते हैं। What is the unit and dimension for impulse? इसका आंसर होगा यूनिट होगी न्यूटन सेकंड और केजी मीटर पर सेकंड और डायमेंशन होगी mlt-1। What is the relation between impulse and linear momentum? impulse और linear momentum में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए impulse हमेशा ही चेंज इन linear momentum के बराबर होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं इंपल्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम। इफ ए बॉल ऑफ मास m कोलाइड विद ग्राउंड विद स्पीड v नॉट एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड, देन हाउ मच इंपल्स इज एक्सर्टेड बाय द बॉल ड्यूरिंग कोलिजन। क्वेश्चन है कि एक बॉल है मास की, वो ग्राउंड से टकराई v नॉट की स्पीड से और सेम स्पीड यानी कि v नॉट की स्पीड से रिबाउंड हुई। इसमें इस फिगर में इस बॉल को अलग से दिखाया गया है, हालांकि ये सेम लाइन के लोगों ऊपर उठेगी। आपको यह बताना है कि इस बॉल पर ग्राउंड के द्वारा कितना इंपल्स लगेगा। तो इसका आंसर है 2mv नॉट और वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 2mv नॉट j कैप। 2mv नॉट j कैप है इंपल्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉल। ग्राउंड ने बॉल पे जो इंपल्स लगाया उसकी वैल्यू 2mv नॉट j कैप। बॉल जो ग्राउंड पर इंपल्स लगाएगी उसकी वैल्यू होगी 2mv नॉट माइनस j कैप। If a ball of mass m collide with ground with speed v naught
and stops after collision, then how much impulse is experienced by the ball during collision? क्वेश्चन है कि एक बॉल है m मास की और वो v नॉट की स्पीड से ग्राउंड से टकराई और टकराने के बाद रुक गई। आपको यह बताना है कि ग्राउंड के द्वारा बॉल पर कितना इंपल्स लगा। तो इसका आंसर है mv नॉट और वेक्टर फॉर्म में होगा mv नॉट j कैप। अगर इसमें यह कहा जाए कि बॉल ने ग्राउंड पर कितना इंपल्स लगाया तो इसका आंसर होगा mv नॉट माइनस j कैप। एक्सप्लेन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका आंसर होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। इनके रेशियो को ही कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 0 होती है और इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। व्हाट इज हेड ऑन कोलिजन और कोलिजन 1D? इसका आंसर होगा कि अगर कोलिजन से पहले दोनों बॉडीज की वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट है और कोलिजन के बाद भी दोनों बॉडीज की वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट है तो ऐसे कोलिजन को कहेंगे कोलिजन इन वन डायमेंशन और हेड ऑन कोलिजन। यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया गया है। यहां पर बिफोर कोलिजन ये फिगर दिखाई गई है, यहां पर ड्यूरिंग कोलिजन और यहां पर आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग है और आफ्टर कोलिजन भी दोनों बॉडीज की वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये वाला कोलिजन हेड ऑन कोलिजन है और यहां पर ये वाली जो लाइन है दिस इज द लाइन ऑफ इंपैक्ट हियर। व्हाट इज ऑब्लिक कोलिजन और साइड ऑन कोलिजन और कोलिजन 2D? इसका आंसर होगा कि अगर दो कोलाइडिंग बॉडीज हैं और बिफोर कोलिजन जो उनकी वेलोसिटी है या फिर आफ्टर कोलिजन जो उनकी वेलोसिटी है वो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट नहीं है तो ऐसे कोलिजन को कहेंगे हम लोग कोलिजन इन 2D या फिर ऑब्लिक कोलिजन। जैसा कि यहां पर फिगर के अंदर दिखाया गया है, ये वाली फिगर बिफोर कोलिजन है, ये फिगर ड्यूरिंग कोलिजन है और ये वाली फिगर आफ्टर कोलिजन है। यहां पर बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी है वो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट नहीं है और ना ही आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट है, इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि ये वाला कोलिजन ऑब्लिक कोलिजन है। If two bodies of mass m1 and m2 collide with velocity u1 and u2 and collision between them is perfectly elastic, then what are their final velocities? क्वेश्चन है कि दो बॉडीज हैं, एक की इनिशियल वेलोसिटी u1 है और एक की वेलोसिटी u2 है और उन दोनों के बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। आपको यह बताना है कि कोलिजन के बाद उनकी फाइनल वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी। इसके आंसर्स हैं, मान लेते हैं कि कोलिजन के बाद m1 की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v1 और m2 की वेलोसिटी हो जाएगी v2। तो यहां पर v1 की वैल्यू होगी m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m2 इंटू u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और v2 की वैल्यू हो जाएगी 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 इंटू u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। What are the conditions in which velocities of the two bodies get interchanged after collision? क्वेश्चन है कि दो बॉडीज हैं, उनका आपस में कोलिजन होता है, कोलिजन होने के बाद एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरे वाले को मिल जाती है और दूसरे वाले की वेलोसिटी पहले वाले को मिल जाती है, यानी कि उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। आपको यह बताना है कि ऐसा होने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो इसका आंसर है पहली कंडीशन मास बराबर होने चाहिए, दूसरी कंडीशन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए और तीसरी कंडीशन हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए। If a very light body collides with a very heavy body placed at rest and collision is perfectly elastic, then what will happen after collision? क्वेश्चन है कि एक बहुत ही भारी सी बॉडी है जो कि रेस्ट में रखी हुई है और एक बहुत हल्की सी बॉडी है जो कि v नॉट की स्पीड से आई और आगे टकरा गई। जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है और हेड ऑन कोलिजन है। आपको यह बताना है कि उन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या होगी। तो इसका आंसर है कोलिजन के बाद भारी वाली बॉडी तो एज इट इज रहेगी, रेस्ट में रहेगी और जो हल्के वाली बॉडी है वो सेम स्पीड से रिबाउंड कर जाएगी, जैसे कि यहां पर फिगर के थ्रू दिखाया गया है। ये वाली फिगर बिफोर कोलिजन है और ये वाली फिगर आफ्टर कोलिजन है। बिफोर कोलिजन ये वाली बॉडी भारी वाली बॉडी रेस्ट में है और हल्के वाली बॉडी की स्पीड है v नॉट।
कोलिजन के बाद हैवी वाली बॉडी रेस्ट में ही है और जो हल्के वाली बॉडी है वो सेम स्पीड से रिबाउंड कर गई। A very heavy body collides with a very light body placed at rest and collision is perfectly elastic. Then what will happen after collision? Question है कि एक बहुत ही भारी सी बॉडी है जिसकी स्पीड है v0 और एक बहुत ही हल्की सी बॉडी है जिसकी स्पीड है 0। इन दोनों का आपस में कोलिजन होता है। तो आपको यह बताना है कि कोलिजन के बाद इन दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी। तो इसका आंसर है कि भारी वाली बॉडी सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में चलती रहेगी और जो हल्के वाली बॉडी है उसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद डबल हो जाएगी पहले वाली वेलोसिटी के कंपैरेटिवली। जैसा कि यहां पर एक फिगर के थ्रू दिखाया गया है, ये वाली फिगर बिफोर कोलिजन है और ये वाली फिगर आफ्टर कोलिजन है। बिफोर कोलिजन हल्के वाली बॉडी रेस्ट में और भारी वाली बॉडी की वेलोसिटी v0 है और आफ्टर कोलिजन जो भारी वाली वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी v0 ही है और हल्के वाली बॉडी की वेलोसिटी 2v0 है। If a body of mass 2m collides with a body of mass m which is placed initially at rest with velocity v0 and collision is perfectly elastic, what will happen after collision? क्वेश्चन है कि एक बॉडी है 2m मास की और उसकी वेलोसिटी v0 है, एक दूसरी बॉडी है जिसका मास है m, वो रेस्ट में रखी हुई है। उन दोनों के बीच में कोलिजन होता है और कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। आपको यह बताना है कि कोलिजन के बाद उन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो इसका आंसर है जो 2m मास वाली बॉडी है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v0/3 और जो m मास वाली बॉडी है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 4v0/3। इसको एक फिगर के थ्रू समझाया गया है। ये वाली फिगर है बिफोर कोलिजन और ये वाली फिगर है आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन 2m मास वाली बॉडी की वेलोसिटी v0 और m मास वाली बॉडी की वेलोसिटी 0 यानी कि वो रेस्ट में है। आफ्टर कोलिजन 2m मास वाली बॉडी की वेलोसिटी होगी v0/3 और m मास वाली बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी होगी 4v0/3। If a body collides with ground with velocity v0, then find velocity of body after n collisions if coefficient of restitution between body and ground is e। क्वेश्चन है कि एक बॉडी है वो ग्राउंड से टकराती है v0 की स्पीड से, फिर ऊपर उठती है, फिर से टकराती है, दूसरा कोलिजन होता है और फिर से ऊपर उठती है, फिर तीसरा कोलिजन होता है, फिर से ऊपर उठती है। हर बार उसकी स्पीड कम होती रहेगी। आपको यह बताना है कि n कोलिजन के बाद बॉडी कितनी स्पीड से ऊपर उठेगी। तो इसका आंसर है e⁻n v0। If a body is just released from a height h and it collides with ground, what will be the maximum height of ball after n collisions if coefficient of restitution between ball and ground is e? क्वेश्चन है एक बॉल है वो ग्राउंड से h हाइट से जस्ट रिलीज की गई, ये ग्राउंड से टकराई यानी कि पहला कोलिजन हुआ, पहले कोलिजन के बाद ये ऊपर उठेगी, फिर से टकराएगी, दूसरा कोलिजन हुआ, दूसरे कोलिजन के बाद फिर से ऊपर उठेगी, इस प्रकार तीसरा कोलिजन हुआ। आपको यह बताना है कि n कोलिजन्स के बाद ये वाली बॉल कितना ऊपर उठेगी। तो इसका आंसर है e⁻2n into h। What is the moment of inertia of a point mass m at a perpendicular distance r from the axis of rotation? क्वेश्चन है कि एक पॉइंट मास है m और ये एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर रखा हुआ है। आपको यह बताना है कि इस मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर और इसकी डायमेंशन होती है ml⁻²। What is the moment of inertia of a point mass body about an axis which is passing through it? क्वेश्चन है कि एक पॉइंट मास बॉडी है और एक्सिस उस बॉडी के अंदर से ही पास कर रहा है। आपको इस मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो इसका आंसर है 0। What is the moment of inertia of a rod? इसका आंसर होगा सपोज एक रोड है जिसका मास है m और लेंथ है l। अगर एक्सिस इसके एंड से पास कर रहा है तो ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/3 और अगर एक्सिस इसके मिड पॉइंट से पास कर रहा है तो ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12। What is the moment of inertia of a ring, hollow hoop and hollow cylinder? इसका आंसर होगा एक रिंग है जिसका मास है m और रेडियस r है और एक्सिस उसके सेंटर से पास कर रहा है तो ऐसे केस में रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²।
एक होलो हुप है जिसका मास है m, रेडियस है r, और एक्सिस अगेन उसके सेंटर से ही पास कर रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है एक्सिस, तो ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। एक होलो सिलेंडर है जिसका मास है m और रेडियस है r और एक्सिस उसके सेंटर से ही पास कर रहा है और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। तीनों ही केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है mr²। इन तीनों में सिमिलरिटी यह है कि पूरा का पूरा मास एक्सिस से r डिस्टेंस पर ही फैला हुआ है, इसलिए इन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बराबर है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, सॉलिड हुप एंड सॉलिड सिलेंडर? इसका आंसर होगा, एक डिस्क है जिसका मास है m और रेडियस r, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2। एक सॉलिड हुप है जिसका मास है m, रेडियस है r, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2। और एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास है m, रेडियस r, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2। इन तीनों में सिमिलरिटी ये है कि तीनों का ही मास 0 से लेके r डिस्टेंस तक फैला हुआ है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बराबर होगा। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर? इसका आंसर होगा, एक होलो स्फीयर है जिसका मास है m और रेडियस r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/3mr²। और एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है m और रेडियस r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5mr²। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर शीट एंड रेक्टेंगुलर शीट? इसका आंसर होगा, एक स्क्वायर शीट है जिसका मास है m और हर साइड a है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ma²/6। एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी एक साइड a है और एक साइड b है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m/12 into a² plus b²। What is the moment of inertia of a cube and cuboid? इसका आंसर है, let us suppose एक क्यूब है जिसका मास है m और हर साइड a के बराबर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ma²/6। एक क्यूबॉइड है जिसकी एक साइड है a, दूसरी साइड है b और एक साइड है c। इस केस में जो एक्सिस है वो c साइड के पैरेलल है, तो ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m/12 into a² plus b²। What is the moment of inertia of a disk having cavity? इसका आंसर है, let us suppose एक डिस्क है जिसका इनर रेडियस r1 है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अंदर की कैविटी का रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है और इसका मास है m। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m/2 into r1² plus r2²। What is the moment of inertia of a ring about an axis lying in the plane of ring and passing through center of ring? क्वेश्चन है कि एक रिंग है और एक एक्सिस उसके प्लेन में लाई कर रहा है और सेंटर से पास कर रहा है, आपको उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट बताना है, तो इसका आंसर होगा mr²/2। What is the moment of inertia of a disk about an axis lying in the plane of disk and passing through center of disk? क्वेश्चन है कि एक डिस्क है, सपोज मास m और रेडियस r की, एक एक्सिस है वो उसके प्लेन में लाई कर रहा है और सेंटर से पास कर रहा है, आपको उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट बताना है, तो इसका आंसर होगा mr²/4। What is the moment of inertia of a square sheet about an axis lying in the plane of square sheet and passing through the center of square sheet? क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर शीट है जिसका मास है m और साइड है a, आपको यह बताना है कि अगर एक एक्सिस इसके सेंटर से पास करे और प्लेन में लाई करे तो उस एक्सिस के अबाउट उस स्क्वायर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ma²/12। चाहे एक्सिस इस तरीके से सेंटर में से पास करे और चाहे इस तरीके से पास करे, दोनों ही केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा ma²/12। व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम? इसका आंसर होगा, मान लेते हैं कि एक रेगुलर बॉडी है, इसका मास है m और इसके सेंटर से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICM और हमें वो पता है, तो हम एक नया एक्सिस लेट अस से p एक्सिस उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगी IP = ICM + md²। IP है इस नए वाले p एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ICM है सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और m is the mass of the regular body and d is the perpendicular distance between the two given axes।
व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? इसका आंसर होगा कि पहली बात तो ये कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के लिए ही एप्लीकेबल है, जैसे कि रिंग, डिस्क, स्क्वायर शीट, रेक्टेंगुलर शीट, और 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, जैसे कि होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। अब देखिए क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मान लेते हैं कि एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है और दो एक्सिस इसके प्लेन में लाई कर रहे हैं, सपोज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास पर ही इंटरसेक्ट करें। और एक तीसरा एक्सिस है जेड एक्सिस, जो कि इस प्लेनर ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है। तो इस जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इन दोनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उनके सम के बराबर हो जाएगा, यानी कि Iz की वैल्यू Ix प्लस Iy के बराबर हो जाएगी। हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन? इसका आंसर होगा, सपोज कोई भी बॉडी दी गई है और एक एक्सिस दिया गया है और हमें उस बॉडी का उस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है। तो पहले आप उस बॉडी का उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m के स्क्वायर से इक्वेट कर दीजिए, और इसको सोल्व करने के बाद जो k की वैल्यू आएगी वही उस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया गया है, ये एक होलो स्फीयर है, इसका मास है m और रेडियस r, और हमें इस एक्सिस यानी कि जो सेंटर से पास करने वाला एक्सिस है उसके अबाउट इस होलो स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। तो इस होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/3mr², इसको इक्वेट कर दिया गया m के स्क्वायर से और इसको सोल्व करके k की वैल्यू निकाल ली गई। यहां पर जो k की वैल्यू आई है वही इस होलो स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन है। राइट फॉलोइंग ट्रांसलेशनल फिजिकल क्वांटिटीज इन रोटेशनल फॉर्म। क्वेश्चन है कि ट्रांसलेशनल फिजिकल क्वांटिटीज दिखाई गई हैं, आपको इनकी रोटेशनल फॉर्म बतानी है। इसका आंसर होगा, डिस्प्लेसमेंट की रोटेशनल फॉर्म होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, वेलोसिटी की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एक्सेलरेशन की एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, लीनियर मोमेंटम की एंगुलर मोमेंटम एल, और फोर्स की टॉर्क टाउ, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय के ई बेस में आर। क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला बताओ। तो इसका आंसर होगा, कॉन्टिन्यूअस मास बॉडी के लिए फॉर्मूला होता है L इक्वल टू आई ओमेगा। ये वाला फॉर्मूला पॉइंट मास बॉडी के लिए भी लगा सकते हैं, और एक फॉर्मूला है जो कि पर्टिकुलरली पॉइंट मास बॉडी के लिए ही एप्लीकेबल है, वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में, और स्केलर फॉर्म में होता है L इज इक्वल टू mvr। इसमें R परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। What is the relation between rotational kinetic energy and angular velocity? इसका आंसर होगा, rotational kinetic energy equal to half I omega square। What is the relation between torque and angular momentum? इसका आंसर है tau external equal to dl by dt। यानी कि अगर किसी बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो उसके ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क आ जाएगा।